हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये जो सीज़न है, अब जैसे अगस्त आ गया है, ख़त्म होने वाला है अगस्त, समझ लीजिए एक तरीके से। उसके बाद से क्या होता है कि बैंक एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। प्री, मेंस, इंटरव्यू लाइन से लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आज हम बात करेंगे कि अगस्त मंथ में जो भी हमारे 15-20 दिन बचे हुए हैं, उसमें हम ऐसा क्या एक तरीके से कहिए प्रोडक्टिव कर सकते हैं या कुछ अलग कर सकते हैं जिससे हमारी तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है सारे ही सब्जेक्ट्स में। अगर मैं बात करूँ किसी भी बैंक एग्ज़ाम का पेपर हो, चाहे वो आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, कोई भी हो, क्वांट है, इंग्लिश है, रीज़निंग है, जीए है, ये आपके सब में ही आता है। तो इसमें ऐसी कौन-सी एक तरीके से कह लीजिए माइन्यूट सी जो डिटेल्स हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी स्पीड को बढ़ाएगी, जो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी और आपके सिलेक्शन की जो चांसेस है उसको भी बढ़ाएगी। ठीक है? तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपको पता है कि क्वांट, रीज़निंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, ये सब हमारे पेपर में आता है। सबको पता है ये बात, आपने फॉर्म भरा हुआ है। आप तैयारी कर रहे थे टाइम से। तो क्वांट में मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है, ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बाद में जुड़े हैं, जिनको उसके बारे में नहीं पता चला है या वो वीडियो काफ़ी आगे की हो जाती है तो उतना ध्यान नहीं जा पाता है। तो इसीलिए मैं आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्वांट में सबसे पहले क्या करना है, हमेशा से मैंने बोला हुआ है, आप कोई भी नंबर सीरीज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, विद टाइमर करना है। ठीक है? एक जो स्टूडेंट है उनका मेरे पास मैसेज आया था कि मुझसे मिसिंग नंबर सीरीज़ हो जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मुझे बहुत टाइम लगता है और मैं अगर विदाउट टाइमर करूँ तो वो भी मुझसे हो जा रहा है, पर विद टाइमर मुझसे नहीं हो रहा है। देखिए, विद टाइमर क्या होता है ना, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में कि टाइमर चल रहा है तो हमें इतने टाइम में करना है, और ये प्रेशर हमें अपनी एक तरीके से हैबिट में डालना होगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे वो टाइमर ही तो चल रहा है, जिस वजह से हमारा पेपर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमने टाइम के साथ नहीं प्रैक्टिस की होती। हम बस प्रैक्टिस तो करते रहते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, उसमें एक ही फ़र्क है। देखिए, आप पढ़ तो रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन स्मार्टली नहीं पढ़ रहे हैं। आप उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं 10 मिनट में, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे हमारा पेपर नहीं निकलेगा। हाँ, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बट कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। तो हमें स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है? हमें ऐसे काम करना है कि हमारा पेपर क्लियर होना चाहिए, हमारी जॉब लगनी चाहिए। फिर आपसे कोई नहीं पूछता है कि आपने वो क्वेश्चन 2 मिनट में किया था या 10 मिनट में किया था या 2 सेकंड में किया था। तो क्वांट में आपको जो भी करना है, जो भी कैलकुलेशन करनी है, सिम्प्लीफिकेशन करना है, क्वाड्रेटिक की कोशिश करनी है, जो भी करना है, आपको सब कुछ ऐसे ही करना है, विद टाइमर करना है। ठीक है? शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगेगा, धीमे-धीमे कम हो जाएगा। शुरुआत में प्रेशर फ़ील होगा, धीमे-धीमे वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक? इस चीज़ को करिएगा। इसके अलावा जितने भी आप क्यूब रूट से याद कर सकते हैं, स्क्वायर रूट से याद कर सकते हैं, टेबल से याद कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी। 2-2 सेकंड का भी फ़र्क पड़ेगा तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो ये आपको क्वांट में करना है। इसके अलावा आप सब कुछ जानते हैं कि क्वांट में क्या-क्या है, डीआई है, अर्थमेटिक है, ये सब आप जानते हैं। मैं बस वो बातें कर रही हूँ जिससे आपकी एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और सिलेक्शन होगा। ठीक है? रीज़निंग में आपको क्या करना है, रीज़निंग में जो बच्चों के मन में डाउट है कि जब एक वेरिएबल होता है तो हम जो पज़ल है या जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो हम कर लेते हैं। बट 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं तो हमसे नहीं हो रहा है। पहली बात एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, अगर आप एक वेरिएबल के साथ कर ले रहे हैं, तो आप 2 और 3 के साथ भी कर लेंगे। पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखिए। उस चीज़ को देख के डरिए मत कि अरे! इसमें तो 2 वेरिएबल आ गए, अब तो मुझसे नहीं होगा। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी है। 4 वेरिएबल आ जाएँ, तब भी दिमाग में ये होना चाहिए मैं तो कर लूँगा। एक पॉज़िटिव जो एटीट्यूड होता है ना क्वेश्चन को करने का, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ को आप अपने हैबिट में ज़रूर डालिएगा और रीज़निंग के केस में तो ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। ठीक है? इसके अलावा प्रैक्टिकली आप कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप वेरिएबल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप पहली बार अगर मान लीजिए लगा रहे हैं कोई 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की, तब आप उसको पहले नॉर्मली लगाइए, तब आप टाइमर के साथ मत लगाइए, क्योंकि अभी आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अभी आपको पता ही नहीं उसको करना कैसे है। जब आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तब आप विद टाइमर करिएगा। शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर धीमे-धीमे कम हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने विदिन 4 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में ये कर लिया, जो कि मैं पहले 10-15 मिनट में करता था। तो इससे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। और रीज़निंग में जो मिसलेनियस आता है उसको आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के भरोसे रहते हैं, बाकी सब चीज़ें नहीं तैयार करते हैं। देखिए, पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि सिंपल सी पज़ल में भी कई बार बच्चे वहाँ जाके अटक जाते हैं, क्योंकि उस तरीके से दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन जो मिसलेनियस हमारा आता है, जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग आ गई या मशीन इनपुट आ गया या कोई भी डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन आ गया है, कुछ भी इस तरीके की मिसलेनियस चीज़ें आई हैं, सिलॉक्स आ गए हैं, तो ये सब तो आता ही है, हमेशा आता है। इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, इसको छोड़िए मत, ठीक है? इसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें, तो इंग्लिश में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, एडिटोरियल वगैरह पढ़िए, रोज़ पढ़िए। जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे ना, तो इंग्लिश आपकी तभी इम्प्रूव होगी। इंग्लिश में एक ही फंडा है कि आपको पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को रीड करोगे, उतना ही आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो इंग्लिश में बेसिक से यही चीज़ है, आपको बुक पढ़नी है, आप बुक पढ़ो, आपको पेपर पढ़ना है, आप पेपर पढ़ो, पर पढ़ो। इंग्लिश के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी की भी सेम चीज़ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, एडिटोरियल्स पढ़िए, आप हिंदी पेपर पढ़िए, हिंदी बुक पढ़िए, यूट्यूब पे आजकल इतना कुछ है, आप वो पढ़िए। तो पढ़ना तो पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों की अगर मैं बात करूँ तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जो एक चीज़ ग्रामर की आती है कि ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ग्रामर को अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या जा रहा है। लेकिन देखिए, जो आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल्स आते हैं, अगर आप अपनी ग्रामर को सही नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे अटैच हो रहा है या किस तरीके का सीक्वेंस बन रहा है, या एरर डिटेक्शन में आपको एरर ही नहीं पता चलेगी। तो ग्रामर आपको पढ़नी है। उसके लिए आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, या मैंने पहले भी सजेस्ट किया हुआ है कि एक अरिहंत की बुक आती है, आप वो भी ग्रामर के लिए ले सकते हो। उसमें रूल्स हैं बहुत सारे, वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपको वही करना है, एक बेसिक से कोई भी कंप्यूटर की बुक ले लीजिए। अगर आपका कंप्यूटर से बैकग्राउंड रहा है तो कोई इशू ही नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई भी एक बेसिक कंप्यूटर की, मतलब होता है ना बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऐसे करके बुक आती हैं, वो ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आप सर्च करिए, तो अरोरा सर का मैंने पहले बताया हुआ है, बट काफ़ी सारी क्लासेस अब नहीं दिखती हैं। तो और भी कोई चैनल अगर आपको सही लग रहा है तो आप उनसे पढ़िए, ठीक है? तो ये आपका कंप्यूटर कवर कर लेगा। अब एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि जीए क्या अभी हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूँगी पढ़ना चाहिए। हाँ, उस एफ़िशिएंसी के साथ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम 4-5 घंटे जीए में दे दो। लेकिन दिन का 1 घंटा तो आपको जीए को देना चाहिए। एक तो इसलिए भी कि वो आपके पेपर में आएगा, और दूसरा इसलिए भी कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इससे आप अभी से अवेयर रहोगे तो आपके इंटरव्यू में आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। इंटरव्यू के टाइम पे इतना कुछ जीए का आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आप पहले से पढ़ते हुए आए होगे ना, वहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा, आप एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं भी दे पाओगे, बट आपको ये तो दिखाना होगा ना कि यू आर अवेयर, कि आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए वो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिएगा आप इसको, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो आपकी धीमे-धीमे जीए की तैयारी भी होती जाएगी। नोट्स बनाइए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिना लिखे याद नहीं होता है, मैंने बार-बार बोला हुआ है, कोई झिझक नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी तैयारी है, आपका सिलेक्शन है, आपको जैसे लगता है आप वैसे पढ़ो। आपको लगता है मुझे लिख कर याद होता है, आप लिख कर ही करो। आपको लगता है मुझे पीडीएफ से याद होता है, आप पीडीएफ से करो। आपको लगता है मुझे बोल-बोल के याद होता है, तो आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ आप बोल-बोल के पढ़ सको। आपको सिलेक्शन चाहिए बस। एक चीज़, मेरी बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई ऐसा घर का कोना आप देख लो जहाँ पे आप बोल-बोल के पढ़ सको। कई बच्चे हैं जिनको बोल के पढ़ के ही याद होता है, कई बच्चे मन में पढ़ लेते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए कोई हेजिटेशन मत रखिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, किसी भी तरीके से सिलेक्शन चाहिए, तो अपनी तैयारी में ये सब चीज़ें ऐड करिए, ठीक है? ये बहुत ही छोटी-छोटी सी बातें हैं। मैं भी बात करूँगी आपसे आगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, ताकि आप देखें, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें। मॉक टेस्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि जो शॉर्ट ट्रिक्स जो जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी, ख़ासकर अगर मैं बोलूँ क्वांट में, तो वो मैं कोशिश करूँगी अगर आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बाकी आई होप करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।